स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी का इस सीरीज के एपिसोड नंबर 53 में। एंड दोस्तों आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है भाई, सॉरी, माफ़ करना आप लोग, प्लीज़ माफ़ करना इस चीज़ के लिए। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेट आ रही है, लेकिन अगर इन शॉर्ट बताऊँ ना दोस्तों तो मेरी मेंटल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। मतलब कुछ चीज़ों से गुजर रहा हूँ जिस वजह से मेरा मन लिटरली कुछ भी करने का नहीं कर रहा है। एंड यह वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ तो बस आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग जो ये कमेंट कर देते ना भाई नेक्स्ट पार्ट कब ला रहे हो, बहुत दिनों से एपिसोड नहीं है, तो ये सारे कमेंट पढ़कर ना मुझे नहीं चाहते हुए भी ना ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जल्दी ही अपलोड करूँ। एटलीस्ट नहीं कुछ तो जो हमारा पुराना रूल नियम था ना कि एक वीक पे एक वीडियो आ जाता था, तो वैसे करके तो मैं अपलोड कर ही दूँगा, भले ही मेरी मेंटल सिचुएशन जो भी हो एंड मुझे जितना भी अजीब फील हो रहा हो। तो जैसा कि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चीन फैन ने क्रूज मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट होने का ऑर्डर दे दिया था, और अब इससे आगे देखा जाए तो हमला अचानक हुआ था। इस कारण से सच में बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन हो गई थी। अगर हालात और ख़राब हुए तो न्यू कॉन्टिनेंट ही उनका आखिरी सहारा होता। वे न्यू कॉन्टिनेंट की तरफ चले जाते और पानी के नीचे के बनी सुरंग को उड़ा देते। योगी महल से मिली खबरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी तक उसे वास्तविक स्थिति का पता भी नहीं था। इसलिए सबसे पहले लड़ाई करके उसका सामना करना सबसे ज़्यादा जरूरी काम था, क्योंकि हो सकता है कि सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा खराब ना हो जितना वो सोच रहा हो। अगले ही पल वूमिंग माउंटेन के पीछे पहाड़ पर लंबे समय से रखे गए ब्रीडिंग क्रूज मिसाइल सेंटर के बेस में जमीन पर एक लाइन से खड़े ऊंचे मिसाइल वाले खंभे अचानक एक एक करके रोशन हो गई। उस वाइब्रेशन से ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ गया हो। जैसे ही पहला मिसाइल लॉन्च हुआ, बाकी के मिसाइल भी उसके पीछे एक साथ लॉन्च हो गए। सभी तेजी से नीली रोशनी छोड़ते हुए आसमान में गायब हो गए। आखिर यह क्या चल रहा है? येलो स्प्रिंग पास क्षेत्र के घोस्ट किंग नंबर 95 यानी जीवू मानो अपने रिटायरमेंट जीवन का आनंद ले रहा था। बस एक चीज़ के अलावा, जो वो सुबह-सुबह नीला जवान में उसको परेशान करता था, उसको चक्कर लगवाता था, वो अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उसका जीवन एकदम मस्त चल रहा था। लेकिन तभी उसके सैनिक ने खबर दी कि फानियों की सेना हाई अलर्ट पर है। सभी दीप तोपें अचानक से एक्टिवेट हो गए हैं और किसी भी वक्त फायरिंग स्टार्ट कर सकती है। यह अचानक कौन सा नाटक स्टार्ट कर दिया इन्होंने? क्योंकि पिछले 1 साल से हम फानियों के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कोई किसी के काम में इंटरफियर नहीं कर रहा है, तो फिर अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि युद्ध होने वाला है? उसने अचानक एक तेज सफेद रोशनी वाली मिसाइल देखी जो शायद कहीं जा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने ऐसे ही अनगिनत मिसाइलें देखी जैसे मानो आसमान में बारिश हो रही हो। वो दिखने में बेहद खतरनाक और भयंकर महसूस हो रहे थे। लगभग दम घुटने जैसा एहसास हो रहा था। करीब करीब और भी करीब। एक टाइम के लिए उसे लगा कि मानो उसका खेल खत्म हो चुका है। वो सारी मिसाइलें उसके सर के ऊपर गिरने वाली है, इसलिए डर से आंगन में लुढ़क कर वो कोने में दुबक गया। एक नज़र में कई दर्जन भयानक ऊर्जा वाली सफेद मिसाइल दिख रही थी जो तेजी से उसके ऊपर से गुजर रही थी और आकाश को चीरते हुए कहीं दूर की तरफ जा रही थी। अच्छा, तो यह मेरे लिए नहीं आ रही थी। घोस्ट किंग जीवो का चेहरा मौत जैसे पीला पड़ गया था। वह अचानक उछल पड़ा। दरअसल सफेद रोशनी का लक्ष्य था इटर्नल लाइट की वेस्टर्न ब्लैक टॉर्टोइस फ्रंटलाइन नंबर 1। उसके सलाहकार बूढ़े भूत ने तुरंत स्थिति को समझना स्टार्ट कर दिया। इटर्नल लाइट की वेस्टर्न ब्लैक टॉर्टोइस फ्रंटलाइन नंबर 1 लेवल 9 की डिफेंस लाइन थी, इसलिए समान स्थिति में उसे इतनी बड़ी सहायता भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, जब तक कि सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा खराब ना हो जाए। और देखा जाए तो यह बदलाव ऑब्वियसली पिछले साल की बरसात के मौसम में शुरू हुआ था, जब घोस्ट वैली से आपको आदेश आया था महाराज कि फानियों को नष्ट करके उखाड़ फेंकने के लिए हमला करना है। पश्चिमी क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। ऊपर वाले को कोई शक्तिशाली पार्टी से सहायता मिली है। सहायता कहाँ से आई है इसका तो बिल्कुल ही पता नहीं, लेकिन यह एक प्री प्लान्ड खतरनाक योजना थी। उन्होंने जानबूझकर बारिश के मौसम खत्म होने के बाद का समय चुना, क्योंकि उस समय फ्रंट लाइन थोड़ी कम सतर्क होती है। क्योंकि अक्सर बारिश का मौसम खत्म होने के बाद घोस्ट नेस्ट कभी भी हमला नहीं करते थे, और घोस्ट वैली ने उसी सिचुएशन का फायदा उठाकर पूरी ताकत से उसी समय पर हमला कर दिया, जब डिफेंस लाइन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई हमला भी कर सकता है। आज रात घोस्ट नेस्ट का महासंग्राम शुरू हो सकता है। इतनी जल्दी? घोस्ट किंग जीवो का चेहरा थोड़ा सा बदल गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। फिर उसने बोला, हमारे ऊपर इसका क्या असर होगा? बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि भूत जाति की संख्या पहले से कई ज़्यादा है, और जब अब उन्हें नई सहायता मिल गई है तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जब वह पूरा इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट अपने कब्जे में कर लेगा, तब हम भी वापस से घोस्ट नेस्ट में शामिल हो सकते हैं। यह बात सुनकर घोस्ट किंग बोलता है कि अगर हम जीत ही जाएंगे तो क्या हमें भी फानी और डिफेंस लाइन पर हमला शुरू कर देना चाहिए? इस तरह हम भविष्य में आसानी से अपने ग्रुप में लौट जाएंगे और हमें वाहवाही भी मिलेगी। भाई साहब, जो भी बोलो, यह वाला घोस्ट किंग एकदम बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ ही रहेगा। मतलब कि बेचारा जान बचाकर मुश्किल से पिछले लड़ाई से बचा था, लेकिन अभी तक इसका दिमाग घुटने के घुटने में ही था। मतलब इसको पता नहीं था कि ये वापस से अगर अटैक करेगा तो इसका तो भाई बैंड बजना पक्का है। खैर कोई बात नहीं, अगर इस ग्रुप में कोई भी समझदार है तो वह एक ही बंदा है, वह है इसका सलाहकार। फिर वह बूढ़ा सलाहकार, उसने तुरंत ऐसा करने से मना कर दिया। बोला कि भले ही महासंग्राम शुरू हो गया है, लेकिन इतना बड़ा इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट एक रात में तो नहीं खत्म होगा ना। और तुम एक बार सोचो कि अगर हम फानियों के डिफेंस लाइन पर हमला करेंगे
तो यह जो खतरनाक मिसाइल हमारे ऊपर से अभी जा रही है, तो यह हमारी आरती तो नहीं उतारेंगे ना, उल्टा हमारे ग्रुप का नामो निशान मिटा देंगे। फिर पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई घोस्ट किंग भी था। यह सुनते ही घोस्ट किंग ने राहत की सांस ली। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो जोश में होश ही खो बैठा था। अचानक उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। फिर उसने अपने सामने खड़े बूढ़े भूत को देखते हुए इमोशनल होकर बोला, इतने साल से आप हमारे साथ हो। युद्ध खत्म होने के बाद हम सच में रिटायर हो जाएंगे। जब हमारी घोस्ट जाति को अपना हेवनली दौर मिल जाएगा, तब इस संसार के द्वारा हमें भी स्वीकार कर लिया जाएगा और इसके बाद हमारे भी परिवार होंगे, हमारे भी वंशज होंगे। यह सुनकर बूढ़ा भूत मुस्कुराया। जिस पल मैंने अपनी आंखें खोली, तब सबसे पहले मैंने आपको देखा था महाराज। जब तक मैं आपके साथ रह सकता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उस रात आकाश में दर्जनों भयानक सफेद रोशनियां दिखाई दी। ऑब्वियसली वो सभी खतरनाक मिसाइलें थी। इस समय घोस्ट क्लैन इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर पूरी तरह से अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। इटर्नल नाइट के ज्वानमू नंबर 1 के पश्चिम फ्रंटलाइन पर तीनों घोस्ट किंग के मिलेजुले हमले होने के बाद पलक झपकते ही शहर की दीवार में एक दरार आ गई। मौत से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली, कभी न खत्म होने वाली घोस्ट ने दरार के थ्रू अंदर घुसना शुरू कर दिया। सभी सैनिकों के लिए इतने खतरनाक घोस्ट का सामना करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी। सिचुएशन धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन तभी एक चमकती हुई सफेद रोशनी, जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, भूतों के झुंड की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अगले ही पल वहां एक नहीं बल्कि 3 दिव्य मिसाइलें थी। उसने तेज रफ्तार से आकर जोरदार हमला किया। इस जोरदार हमले ने एक बड़े भूतों के झुंड का सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, एक घोस्ट किंग जो अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए गुस्से से हमला करने वाला था, उस बेचारे का वे बिना पासपोर्ट के ही ऊपर का टिकट कर गया। रुको रुको, शहर के दीवार पर खड़े कमांडर ने यह सिचुएशन देखकर जोर से चिल्लाया, एरिया 77 के पास के आर्किटेक्ट, जल्दी से दीवार को रिपेयर करने जाओ। ऑर्डर सुनते ही शहर के डिफेंस टीम मेंबर एक एक करके सभी आर्किटेक्ट दौड़े। उनकी आंखें डर से भरी हुई थी। वे डर रहे थे, लेकिन फिर भी जितना हो सका वह खुद को शांत करने में कामयाब रहे। उसके पीछे लॉजिस्टिक टीम वाले लोग जल्दी से हाई ग्रेड भूतिया पत्थर के डिब्बे ले आए। जैसे ही भूतिया पत्थर पिघले, सफेद लाइन से बनी दीवार का लेयर दरार पर तेजी से दिखने लगा और अगले ही पल दरार रिपेयर हो गई। तभी दूर से सफेद रोशनी की दर्जनों किरणें निकली। उन धधकती रोशनी ने मानो हमेशा रहने वाली रात को एक टाइम के लिए खत्म कर दिया हो। और इसके बाद वे सभी रोशनियां ज्वानमू नंबर 1 के पश्चिमी फ्रंटलाइन के बाहर के इलाके में अलग अलग जगह पे गिरते गई। पूरी धरती मानो दर्द से कराहने लगी हो। धमाका हुआ, धरती हिल गई, पूरा क्षितिज एकदम से जल उठा। नीली सफेद बिजली के साथ मिली अनगिनत लाल लपटें आसमान में उठी। घोस्ट नेस्ट मानो अब जैसे आग के समुद्र में फंस चुका हो और वो जल रहा हो। भूत की चीखें यमराज की मौत की घंटी की तरह चारों तरफ गूंज रही थी। फ्रंट लाइन कमांडर ने सहज रूप से अपनी सांस रोक ली थी और डिफेंसिव लाइन के बाहर देखा। 2 छोटे घोस्ट किंग भी अब राख में बदल गए थे। घोस्ट किंग के बिना घोस्ट नेस्ट से निपटना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। उसने जल्दी से कम्युनिकेशन ताबीज उठाया और तुरंत ऑर्डर दिया कि एरिया 77 के पास के सभी मार्शल किंग तुरंत सपोर्ट के लिए आओ। यह एरिया अभी अभी गिरा है और कई घोस्ट नेस्ट घुस आए हैं। इन घोस्ट नेस्ट को जल्दी से जल्दी खाली करना होगा। लेकिन जहां वह नहीं देख पा रहा था, वह था अंधकार में छिपा काला चोगा पहने हुए एक छोटा भूत। जब उस छोटे भूत ने देखा कि लाल रोशनी विकसित हो रही उसके भूतों के ऊपर एक एक करके हमला कर रही है और सारे भूतों का सफाया कर रही है, यह देखकर उसकी शांत आंखों में पहली बार हलचल दिखी। उसने सिर उठाकर उत्तर दिशा की ओर देखा और उसके होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान झलक रही थी। हालांकि देखा जाए तब तक 3 घोस्ट किंग का टिकट कट चुका था, फिर भी उस छोटे कद के भूत का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। उसने बस धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़े लकड़ी वाला हथियार को उठाया और बाबा बंगाली वाला अजीब सा मंत्र बुदबुदाया। अगले ही पल एक नई लाल रोशनी तेजी से उनके पास से बाहर की ओर फैली, जिसने 108 किलोमीटर के एरिया में सभी घोस्ट नेस्ट को लगभग घेर लिया। इसके फैलने की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। घोस्ट नेस्ट का एक ग्रुप जो थक कर समुद्र की ओर जा रहा था, उनका स्टेमिना मानो उस रोशनी के अंदर आते ही एकाएक से बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। उसके लाल पुतले और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगे, मानो अब वो और भी ज्यादा खूंखार और हैवान रूप में बदल गया हो। उनका शरीर बिल्कुल बदल चुका था। फिर वे एक साथ फ्रंट लाइन पर हमला करने के लिए तेजी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इन तुच्छों से घोस्ट नेस्ट में मानो घोस्ट किंग की आत्मा समा गई हो। और इस बार इस खतरनाक झुंड को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम था। यह देखकर फ्रंट लाइन के कमांडर के हाथ से कम्युनिकेशन ताबीज नीचे गिर गया। उसके आंखों में आंसू और निराशा साफ साफ झलक रही थी। वह वही खड़ा रहा, एकदम हैरान, डिफेंसिव लाइन के बाहर मैदान में आ रहे खतरनाक हैवान को देख रहा था। वह हल्का सा हंस पड़ा। अब इस फ्रंट लाइन को बचाना मुश्किल था। भले ही फानियों की सहायता मिल जाए, फिर भी यह मोर्चा टिकने वालों में से नहीं था। फिर क्या, फ्रंट लाइन की दीवार पर लगे सभी सिंगल टरेट फायर करने के लिए एक साथ एक्टिवेट हो गए और उन खतरनाक घोस्ट पर हमला करना शुरू कर दिए। लेकिन वे नुकसान तो पहुंचा पा रहे थे, परंतु इतने कम समय में इतने सारे घोस्ट नेस्ट का सफाया करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। वह लड़खड़ाते हुए शहर की दीवार के किनारे खड़ा हो गया और सामने फैले हुए अनगिनत घोस्ट नेस्ट को देख रहा था। फिलहाल कमांडर की आंखों में फ्रंट लाइन गिरने का दृश्य साफ साफ झलक रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक मजबूत हाथ ने उसके शरीर को संभाल लिया।
वह था उसका सबसे भरोसेमंद सहायक जो अब तक शांति से खड़ा था। भारी आवाज में खुद का परिचय दिया कि मैं चेन फैन के डार्क ग्रिड का सदस्य हूँ, चू सीओ। अपने मास्टर के आदेश पर अभी इस समय से मैं इस इटर्नल लाइट वेस्टर्न जॉन नंबर 1 फ्रंटलाइन की कमान अपने हाथों में लेता हूँ। उसने और कुछ नहीं बताया, बस डिप्टी कमांडर के हाथ से नीचे गिरा हुआ कम्युनिकेशन ताबीज लिया और भारी आवाज में आदेश दिया, डिफेंस लाइन के हर एरिया में घोस्ट किंग की अभी तक की सिचुएशन बताओ और मुझे उनके एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। अगले ही पल हर एरिया से लड़ाई की रिपोर्ट कम्युनिकेशन ताबीज में गूंजने लगी। ये सभी मैसेज मिलते ही चू सीओ ने उसी ताबीज से जल्दी से अपने मास्टर को सारी जानकारी भेज दी। इस बीच जियांगवे डिफेंस लाइन पर चेन फैन बिना किसी भाव के अपने सामने खुले मिसाइल लॉन्च पैनल को देख रहा था और फानियो मेंबर के रिपोर्ट को ध्यान से भी सुन रहा था। इस बार पिछली बार जैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला था, क्योंकि पिछली बार जब येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन पर हमला हुआ था तो उसके पास कोई भी खास जानकारी नहीं थी। इसलिए वह सिर्फ अंदाजे के हिसाब से अपने स्काई पिलर्स को अपने अंदाजे के हिसाब से लिटरली कहीं से इधर से उधर अटैक कर रहा था। इस कारण से उसके बहुत सारे स्काई पिलर्स बेवजह बर्बाद हो गए थे। लेकिन इस बार उसके पास दुश्मन का सटीक कोऑर्डिनेट्स था, मतलब मान लो एग्जैक्ट लोकेशन था। फिर क्या, नेमलेस माउंटेन के पीछे लंबे समय से बंद मिसाइल रिजर्व बेस पर रखे गए स्काई पिलर्स अचानक से एक्टिवेट हो गए, जमीन से उठे, हवा में बिखर गए और अंधेरी रात को चीरते हुए जबरदस्त स्पीड से नंबर 1 फ्रंट लाइन की ओर निकल पड़ी। उसे इटर्नल लाइट पैलेस से कोई और खबर नहीं मिली थी और न ही उसे दूसरी फ्रंट लाइन की स्थिति के बारे में कुछ और पता था। वह सिर्फ फिलहाल सबसे ज्यादा बदतर सिचुएशन की तैयारी कर सकता था। पहले फ्रंट लाइन को संभाले, फिर जल्दी से इस फ्रंट लाइन के पीछे सभी आम लोगों को और सोर्स को जियांगवे तक ले जाए। सभी लोग सबसे खराब परिस्थिति के लिए तैयार रहे और जरूरत पड़ने पर वेस्टर्न वाइल्डरनेस को बचाते हुए न्यू कॉन्टिनेंट तक पीछे हटना होगा। पता नहीं कितना समय बीत चुका था। येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन धीरे धीरे जमीन में समाने लगे, जिससे जियांगवे डिफेंस लाइन को आगे बढ़ने के लिए जगह मिल सके। 170 किलोमीटर लंबी जियांगवे की डिफेंस लाइन एक ड्रैगन की तरह वांगकोन इलाके यानी येलो स्प्रिंग पास में घुसने लगी। तभी पूरे आसमान में एक आवाज गूंजी कि फानियो आगे बढ़ रहा है, रास्ता खाली करो। आदेश सुनते ही उस इलाके के घोषणेस इस तरह भागे जैसे मौत उसके सिर पर खड़ी हो गई हो और वे अपनी जान बचाकर भाग रहे हो। यह फानियो के शहर की दीवार का मैक्स लेवल अपग्रेड का पावर था। स्वर्ग का गरजना, यानी दीवार पर खड़ा होकर बोला गया हर शब्द ऐसे गूंजती है कि पूरे युद्ध क्षेत्र मानो हिल जाता है। येलो स्प्रिंग पास इलाके में घोस्ट किंग जीवू डर के मारे जियांगवे डिफेंस लाइन को रात में तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहा था, जिसकी लंबाई का कोई अंत ही नहीं नजर आ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार जियांगवे डिफेंस लाइन को इस तरह से चलते हुए देखा था। फानियो की यह सहायता इतिहास की सबसे बड़ी सहायता थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि नंबर 1 फ्रंट लाइन का सच में एक खतरनाक दुश्मन से सामना हुआ था। सच में युद्ध शुरू हो गया था। यह सच में एक महासंग्राम था। न जाने क्यों उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिछला 1 साल उसके जीवन का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे अच्छा समय था। कोई युद्ध नहीं, एक ऐसा आराम की जिंदगी और ढेर सारा मौज। काश ऐसे ही हमेशा चलता रहता। वैसे अगर देखा जाए तो मानो न मानो, लेकिन यह वाला घोस्ट किंग तो एकदम साधु बन चुका था। इसको भी पता चल गया था कि भाई रियल पीस में जो शांति है ना, वो लड़ाई झगड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वह बोला कि किस्मत कितनी कुत्ती चीज़ है, हमारी इच्छा भी नहीं पूछती कि हमें खुशी एग्जैक्टली किस चीज़ों में है। इसके तुरंत बाद उसने आसमान में सैकड़ों अफ्रीकी जहाज को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए देखा। पिछले 1 साल में उसने फानियो को ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ इटर्नल लाइट वेस्टर्न ब्लैक टॉर्टवाइज की फ्रंटलाइन नंबर 1 पर अंधेरे में छिपे छोटे कद का काला चोगा पहने हुए भूत, जिसने अपनी शक्ति से बहुत सारे घोस्ट नेस्ट को हैवान बना दिया था, वह सहम गया था और जिन घोस्ट को उसने अभी अभी शक्तियां दी थी उसे सफेद रोशनी के द्वारा एक एक करके मरते हुए देख रहा था। पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल दिखाई दे रही थी। फिर उसने उत्तर दिशा की ओर थोड़ा सा देखा और मुस्कुराया कि फानियो जैसी एक प्रथम स्तरीय महाद्वीप पर ऐसी शक्ति का जन्म होना सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे सही से याद है तो प्रथम स्तरीय महाद्वीप पर हेवनली पिलर इस्तेमाल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इनके पास बस इतना ही है। अगले ही पल उसने उंगली अपने माथे के बीच में रखी। उसकी चमड़ी फट गई और घाव से सितारे जैसी लाल चमक वाली खून उसकी एक बूंद बहकर धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। जाओ, उसके आदेश देते ही एक बार फिर से पिछले बार की तरह लाल रोशनी सेंटर से निकलने लगी और उस घेरे में आने वाले सभी भूत पहले से ज्यादा घातक और खतरनाक बन गए। इसके अलावा हर घोस्ट का शरीर तेजी से फूलने लगा। उसके त्वचा पर एक के बाद एक बड़े घाव जैसे फोड़े निकल आए। अगले ही पल डिफेंसिव लाइन पर बिल्कुल फ्लेश फॉर्म घोस्ट की तरह, शायद जिसे हमने पिछले बार देखा था ना एपिसोड में बहुत पहले, बिल्कुल उन्हीं की तरह बड़े बड़े फोड़े जैसे अटैक डिफेंसिव लाइन के ऊपर होने लगे और उससे तेजी से टकराने लगे और टकराते वो फटने भी लगे। उसके शरीर से निकला गहरा लाल कलर का लिक्विड पूरे दीवार पर फैल गया और उसे तेजी से गलाने लगा, बिल्कुल पिछले बार की तरह फ्लेश फॉर्म घोस्ट की तरह। उसे देखे भी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन ये भी वैसे ही काम कर रहा है। यह एक लेवल 9 की मजबूत डिफेंसिव लाइन थी, लेकिन इस चिपचिपे ब्लड लिक्विड के कारण वह पिघल रहा था और टूटने लगा था। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर सुबह होने से पहले ही दीवार पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे और दीवार टूट सकते हैं।
कमांडर तुरंत चिल्लाया, सभी आर्किटेक्ट्स नीचे जाओ और शहर की दीवार को ठीक करो। कमांडर को रोकते हुए ची सीयू ने थोड़ा सा सिर हिलाया और बोला, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कमांडर ने अनजाने में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब कि इसकी जरूरत नहीं? ची सीयू ने उत्तर दिशा की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि बॉस की एंट्री हो चुकी है। बस वह चुपचाप देखता रहा। उसने अपने मास्टर को बहुत समय से नहीं देखा था। जब वह पहले फानियों में था तो वह अक्सर अपने मास्टर को दीवार पर खड़े होकर ख्यालों में खोए हुए देखा करता था। फानियों छोड़ने के बाद से ऐसा दृश्य दोबारा न देख पाने की वजह से उसके मन में एक खालीपन सा एहसास रहता था। अगले ही पल धरती कांपने लगी और दूर क्षितिज पर एक ऐसी विशाल ड्रैगन जैसी डिफेंस लाइन घोस्ट नेस्ट को कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी और कुछ ही समय में वह कोस्टल लाइन के साथ इटर्नल लाइट वेस्टर्न जॉनवू नंबर 1 फ्रंट लाइन के सामने आकर रुक गई। जो भी बोलो यार, चेन फैन ने एकदम फुल स्वैग में एंट्री मारी थी और जो घोस्ट नेस्ट नीचे कुचले जा रहे थे ना, एकदम सेटिस्फैक्शन वाला मूवमेंट था। मतलब देख के तो भाई एकदम ही गूज़बम्प्स आ जाए। अगले ही पल पूरे आकाश में एक आवाज गूंज उठी, सभी लोग पीछे हट जाओ, अब इस एरिया का कमान आधिकारिक रूप से फानियो संभालेगा। उन्होंने बस देखा कि यह 200 मीटर ऊंची डिफेंसिव लाइन देखते ही देखते पलक झपकते ही दूर से उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसी समय कमांडर के हाथ में पड़ी कम्युनिकेशन स्टोन से चेन फैन की आवाज सुनाई दी, आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपका धन्यवाद, अब आप पीछे हट जाओ, बाकी सब फानियो संभाल लेगा। चेन फैन की आवाज बहुत शांत थी लेकिन एकदम दवाई की तरह थी, जिसे सुनने के बाद घबराए हुए कमांडर उसी पल एकदम शांत हो गए। इसके बाद जियांगवे डिफेंस लाइन पर लगे हुए हजारों दिव्य कैनन एक साथ एक्टिवेट हो गए। फिर उस कैनन के लाल रंग के शक्तिशाली ऊर्जा वाले गोले घोस्ट नेस्ट की बैंड बजाने लगे, जिससे जियांगवे डिफेंस लाइन और इटर्नल लाइट वेस्टर्न जॉनवू नंबर 1 फ्रंट लाइन के बीच के सभी घोस्ट नेस्ट का काम तमाम हो गया। फिर जैसे ही जियांगवे डिफेंस लाइन अनंत पर्वत श्रृंखला से जोर से टकराई, वैसे ही वह किसी ताले की तरह बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह पर लॉक हो गई और वह समुद्र तट पर मजबूती से खड़ी हो गई। इस समय दो डिफेंस लाइन के बीच का इलाका एकदम से साफ हो चुका था। जियांगवे डिफेंस लाइन पर रखी हजारों दीप तोपें लगातार गरज रही थी। लाल ऊर्जा वाले शक्तिशाली गोले ऐसे हमला कर रहे थे मानो जैसे वो बोल रहा हो, इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट का, येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन का एंड मेन फ्रंट लाइन का सबका बदला लेकर तेरा दिव्य कैनन। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट के विस्फोट होने से उसके शरीर का जो रक्त निकला था वो जियांगवे दीवार को लगभग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, और अगर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते भी तो आर्किटेक्ट उसे तुरंत ही सही कर देते। और वैसे भी जियांगवे डिफेंस लाइन कोई साधारण पत्थर से बिल्कुल भी नहीं बनी थी, बल्कि इतने सालों से इन भूतों की ऊर्जा को सोखकर बनी हुई डिफेंस लाइन थी, मतलब कि आम पत्थरों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर। चेन फैन शहर की दीवार पर खड़ा होकर सामने फैले अनगिनत घोस्ट नेस्ट को शांति से देख रहा था। इटर्नल लाइट के पश्चिमी हिस्से में जॉनवू नंबर 1 की फ्रंट लाइन टूटने की कगार पर थी, तभी वह पहुंच गया। इस बार आने वाली घोस्ट राइड पहले की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा संख्या में थे, क्योंकि घोस्ट राइड का एक बार फिर से अटैक हुआ था। पता नहीं भाई क्या चीज है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बस आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। लेकिन डार्क ग्रिड मेंबर की रिपोर्ट के हिसाब से समय समय पर एक मिस्टीरियस लाल रोशनी की लहर पूरे घोस्ट नेस्ट को ढक लेती थी। जब जब यह रोशनी उन पर पड़ती थी वे पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो जाते थे। घोस्ट नेस्ट के बिल्कुल सेंटर में एक पुजारी जैसा दिखने वाला एक मिस्टीरियस घोस्ट वहाँ पे मौजूद था, जो पूरे सेना को लगातार शक्ति दे रहा था। अब चेन फैन को लगभग उसकी पोजीशन का पता चल गया था, क्योंकि इस तरह का शक्ति वाला दुश्मन अक्सर घोस्ट राइड के सेंटर में रह के अपना काम करता है। फिर उसने अपने सामने वाले मेन कंट्रोल पैनल को देखा और उसकी उंगलियां अपने आप काम स्टार्ट कर दिया। टारगेट लॉक हो चुका था। फिर क्या, दूर मूविंग माउंटेन के पीछे बने प्रोस्पेरस डोमेन में रखे गए स्काई पिलर्स एक एक करके एक्टिवेट होकर लॉन्च होने लगे और अंधेरे को चीरते हुए अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। टारगेट था इटर्नल लाइट के पश्चिमी हिस्से जॉनवू नंबर 1 फ्रंट लाइन के एरिया 77 का मिडिल पार्ट। वहीं दूसरी तरफ वह काला चोगा वाला घोस्ट एक विशालकार व्हेल मछली जैसे दिखने वाले घोस्ट पर बैठा था। उसके चारों ओर बस समुद्र की लहरें ही थी और वह दूर से आती डिफेंस लाइन को देख रहा था। फिर उसने बुदबुदाया कि ऐसा लगता है कि आज रात यह डिफेंस लाइन नहीं टूटने वाली है, कल रात फिर से कोशिश करेंगे। वैसे भी वह युद्ध भूमि से काफी दूर था, इसलिए उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि हेवनली पिलर्स उस तक पहुंच भी सकती है। इतनी दूरी होने के बावजूद भी उसकी नजर अनगिनत घोस्ट नेस्ट को यहीं से आर पार तक दिख सकती थी। तभी उसने एक चमकती हुई सफेद रोशनी आसमान में देखी, लेकिन वह डिफेंसिव लाइन के बाहर भूतों के झुंड पर गिरने के बजाय दूर समुद्र में जाकर गिरी। यह देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसने बोला कि ऐसा लगता है कि वे मुझे ढूंढने आए थे। अगर इतनी दूरी होने के बावजूद भी मुझे ढूंढ लेते हैं तो मैं हार मान जाऊंगा। वैसे भी हेवनली पिलर्स को चार्ज होने में काफी समय लगता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं कल दोबारा से हमला करूंगा तो तुम्हारे पास इतने सारे हेवनली पिलर्स लड़ाई करने के लिए होंगे। इतना कहकर वो काले चोगे वाला भूत धीरे धीरे खड़ा हुआ और पीछे हटने का ऐलान करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, और वह पीछे हटने का आदेश देने ही वाला था कि अचानक एक बड़ा सफेद ऊर्जा वाली हेवनली पिलर्स उसके सामने आकर गिर गई। इस बार बेचारा बिल्कुल उसकी रेंज में था। एक वक्त के लिए मानो वह शॉक्ड था। उसे समझ आ गया कि उसके एल लग चुके हैं। इस बार हमला सटीक समुद्र में हुआ था।
देखा जाए तो चेन फैन को उसका लोकेशन एग्जैक्टली नहीं पता था, इसलिए उसने पूरे समुद्र पर ही हमला करने का फैसला किया था। वह भूत जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गया और अपने दोनों हाथ और पूंछ को पागलों की तरह चलाते हुए समुद्र की गहराई की ओर भागने लगा, क्योंकि जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जितना हो सके समुद्र की गहराई में चला जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी हेवनली पिलर्स हवा में अपना पोजीशन ले चुके थे और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। लगभग सैकड़ों किलोमीटर का इलाका इस बार उसकी रेंज में था। फिर स्टार्ट हुआ मौत का नंगा नाच। भाई साहब, हेवनली पिलर सभी घोस्ट नेस्ट को कीड़े मकोड़ी की तरह भून रहे थे। भयंकर विस्फोट हो रहे थे और अनगिनत घोस्ट नेस्ट के बॉडी पार्ट समुद्र के सतह पर बिखरे पड़े हुए थे। समुद्र की गहराई में मौजूद घोस्ट नेस्ट अभी तक किनारे पर भी नहीं पहुंचे थे कि उन पर खतरनाक लेवल का बमबारी चालू हो गया। वह काला चोगा वाला घोस्ट बस एक पल के लिए बेचैन हो पाया, क्योंकि अगले ही पल सफेद रोशनी की शक्ति ने उसे निगल ली। वह अभी भी सदमे में था कि मैं इतना ताकतवर घोस्ट हूँ, भला एक प्रथम स्तरीय महाद्वीप मुझे कैसे मार सकता है। लेकिन भाई साहब, उसको कौन बताए कि अभी यह फ्रंट लाइन जो संभाल रहा है वह इन सभी भूतों का बाप है। खैर, अगले ही पल उस बेचारे का हमेशा के लिए ऊपर का टिकट कट गया। देखो यार, मानो न मानो, लेकिन एक बात तो पत्थर की लकीर है। आज तक जितने भी घोस्ट किंग ने हमला किया, अगर वो युद्ध लड़ा है तो पक्का मरा है। युद्ध लड़ने वाला एक ही घोस्ट किंग जिंदा बचा है, वो है जीवू। क्योंकि वो समझदार था, उसे लगा कि वह नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अपनी सेना लेकर वहां से पीछे हट गया। इस तरह से उसने खुद की और अपने साथी की भी जान बचा ली थी। उस काले चौके वाले भूत के खत्म होते ही फ्रंट लाइन पर अटैक करने वाले सारे भूत अचानक से रुक गए और फिर उनका शरीर तेजी से पिघलने लगा, जैसे मानो वो पहले से भीतर से सड़ चुका हो। उसकी शक्ति बढ़ाने की कीमत ने उसकी जान ले ली थी। अब खतरा पूरी तरह से फिलहाल के लिए टल चुका था। चेन फैन शहर की दीवार पर खड़ा होकर इस पिघलते घोस्ट नेस्ट के नजारों को देख रहा था। उसने सांस छोड़ते हुए बोला कि मेरा अंदाजा सही था, वह पुजारी जैसा काला चोगा वाला घोस्ट मारा गया। अंधेरा खत्म हो चुका था और सुबह हो गई थी। उसके जेब में रखा कम्युनिकेशन स्टोन गर्म होने लगा था। उससे क्यू लॉ की आवाज आई। उन्होंने बोला कि मुझे अभी भी खबर मिली है कि फानियो ने इटरनल लाइट के वेस्टर्न जॉनवो नंबर 1 फ्रंट लाइन की मदद की है। चेन फैन, मैं पूरे इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट की तरफ से पिछले कई सालों से दिए गए आपके योगदान के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि लड़ाई खत्म हो गई है। कल रात घोस्ट क्लैन ने बड़े पैमाने पर हमला किया था। उनकी संख्या और शक्ति दोनों चीजें पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी। इटरनल लाइट जॉनवो नंबर 1 फ्रंट लाइन को छोड़कर लगभग सारी लेवल 9 की फ्रंट लाइन गिर चुकी है। यहाँ तक कि लेवल 10 की डिफेंस लाइन भी टूट चुकी है। जेंग यू के लेवल 10 की डिफेंस लाइन भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। इस समय बहुत ज्यादा संख्या में घोस्ट नेस्ट कॉन्टिनेंट में उतर चुके हैं और बड़े पैमाने पर इंसानों को मिटा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 7 दिनों में ही इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के सभी डिफेंस लाइन टूट जाएगी और 14 दिनों के बाद तो मानो इस संसार में हमारे इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। बैड लक, हम अपनी जीत का दिन अब नहीं देख पाएंगे। कोई नहीं, हम लोग नरक में मिलेंगे। चेन फैन शांति से उनकी सारी बातों को सुन रहा था। उसने आज से पहले कभी भी क्यू लॉ की आवाज में इतनी ज्यादा गहरी निराशा नहीं महसूस किया था। थोड़ी देर बाद उसने शांत आवाज में बोला कि यह जियांगवे फैनियो है, मैं चेन फैन बोल रहा हूँ। पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं चेन फैन इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट का अकेला हेवेली दाव आर्किटेक्ट हूँ। कोई भी आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट हो, मैं उसे तुरंत समझ सकता हूँ। कोई भी बिल्डिंग बनाना हो और उसे बनाने में आम आर्किटेक्ट के मुकाबले बहुत ही कम ऊर्जा भी खपत करता हूँ और मेरा सक्सेस रेट भी 100% है और मेरी चीज़ों को बनाने की स्पीड भी बाकियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। फानियो अब क्वांटिफायर सीड प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। मैं इटरनल लाइट पैलेस से उनकी फुल सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी इसी क्षण से इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट की पूरी आबादी से सभी संसाधन फानियो को बिना किसी सीमा के भेजे जाए। अब फानियो जिहुआंग आइलैंड पर डिफेंस की आखिरी लाइन बनाएगा। यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। इंसानियत नहीं हारेगी और ना ही यह महाद्वीप खत्म होगा। फानियो आखिरी सांस तक जिहुआंग आइलैंड की रक्षा करेगा। कुछ देर के लिए दूसरी ओर खामोशी रही। फिर एक नई आवाज सुनाई दी। वह क्यू लॉ नहीं थे, एक ऐसी आवाज थी जिसे चेन फैन ने आज से पहले कभी नहीं सुना था। मैं इटरनल लाइट पैलेस के 12 हॉल मास्टर में से एक हूँ। तुम्हारा मैसेज मिल गया है। हमारे पास अभी भी समय है। हम जल्दी से जल्दी सभी लोगों और संसाधनों को जिहुआंग आइलैंड पर भेज देंगे। बताओ फैनियो, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को तुम अपने यहाँ रख सकते हो? चेन फैन ने तुरंत उत्तर दिया, सभी लोगों को, क्योंकि जियांगवे फैनियो के पास बिना घोस्ट वाला एक नया कॉन्टिनेंट है। वह इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के सभी लोगों को वहां पे रख सकता है। जब तक लोग जिहुआंग आइलैंड तक पहुंच जाए, यदि वह भी नहीं बच पाया तो हम नए कॉन्टिनेंट में वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे साइड से उत्तर आया, ठीक है। उन्होंने और कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछा। इटरनल लाइट पैलेस पूरी ताकत के साथ फानियो की क्वांटिफायर सीड प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। फ्रंट लाइन जितना देर संभव होगा टिकी रहेगी, जिससे पीछे मौजूद लोगों को सुरक्षित निकलने का समय मिल सके। बाकी अब सब फानियो के ऊपर निर्भर करता है। अगर हो सके तो वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड यानी जिहुआंग आइलैंड को बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। जब तक वह आइलैंड नहीं गिरता है तब तक इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट भी मानो एकदम सेफ है। हमारा हवेली दाव खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा हवेली दाव खत्म हो गया
तो हम सब बिना जड़ों के पानी की तरह हो जाएंगे। सभी आर्किटेक्ट्स और दूसरे कल्टीवेटर की शक्तियाँ छिन जाएगी और फिर हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। जब तक हम वेस्टर्न वाइल्डरनेस आइलैंड पर डटे रहेंगे तो हमारे पास ही पलटवार हमला करने का ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये छोटा सा एपिसोड खत्म होता है। सॉरी भाई लोग, इस बीच कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा था, इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो चुका था एंड सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही थी, अभी भी चल रही है बट फिलहाल पहले से तो बेटर हूँ। एंड इसके अलावा दोस्तों जब हम लोगों ने फेस कैम करना स्टार्ट किया था तो हम लोग 60,000 सब्सक्राइबर टच करने वाले थे, लेकिन दोस्तों पता नहीं अभी बहुत सारे भाई लोग ने अनसब्सक्राइब कर दिया है एंड चैनल जो है ना 59,000 पे आ गई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने इस सीरीज को कितना ज़्यादा मिस किया प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।